जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट 5 के बारे में। इससे पहले मैं यूनिट 4 की वीडियो डाल चुका हूँ एंड यूनिट 1 की वीडियो डाल चुका हूँ। तो अगर तुमने वो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो। एंड ये जो नोट्स है वो मैंने खुद से बनाए हुए हैं। एंड अगर तुम्हें टाइम नहीं चाहिए, मतलब वीडियो का वेट नहीं करना है, तो तुम यहाँ जाके भी डायरेक्टली नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। ये मेंबर्स ओनली है, इसको तुम नीचे फॉर्म भर के 60 रुपीज में परचेज कर सकते हो। तो अभी बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग देख सकते हो यार किस टाइम वीडियो बना रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। अभी इसके बाद एक वीडियो और बनानी है, फिर उन्हें अपलोड करूंगा। तो प्लीज यार चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, मेरे को काफी अच्छा लगेगा अगर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे। तो अभी बिना देरी के हम लोग इसको शुरू कर देते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं इसे फुल स्क्रीन में कर लूंगा एक बार। ओके, जो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो आता है यूनिट 5 में इम्पोर्टेंट, वो है फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, यूनिट 5 वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट है, सबसे आसान यूनिट 4 है जिसकी मैंने वीडियो बना रखी है। तो यूनिट 5 में क्या है तुम्हारा, बेसिकली फाइल सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो बेसिकली फाइल सिस्टम है क्या? ये एक सिस्टम का कंपोनेंट होता है जो कि डेटा को ऑर्गेनाइज, स्टोर और एक्सेस करने में मदद करता है। ठीक है, ये फाइल और डायरेक्टरी को मैनेज करता है जिससे यूजर और एप्लीकेशन डेटा को आसानी से स्टोर और रिट्रीव कर सके। ठीक है, यूजर और एप्लीकेशन डेटा को, है ना। तो फाइल सिस्टम बेसिकली एक उस टाइप का डब्बा है जिसके अंदर जो है सारा डेटा स्टोर रहता है, जो कि ऑर्गेनाइज फॉर्म में। ठीक है, ये वो तुम्हारे घर की शेल्फ है जिसके अंदर तुम्हारे जो फाइल है वो आराम से, मतलब एक साथ ऑर्गेनाइज वे में रखी रहती है। इसका जो मेन पर्पज है वो डेटा को एफिशिएंट तरीके से मैनेज करने का होता है एंड डेटा को लॉस और करप्शन से बचाना होता है। ठीक है, ऑब्वियसली अब कोई इंसान डेटा रख रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि तुम आज अपने लैपटॉप में अगर कोई फाइल डाल रहे हो एंड कल वो करप्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है डेटा को करप्शन से बचाने का। तो अभी इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज होती है, जैसे फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है। फाइल सिस्टम ये क्या करता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में फाइल को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, दूसरी चीज ये फाइल एक्सेस को कंट्रोल करता है, जैसे एक्सेस परमिशन जो है वो एक्सेस पाथ, जो एक्सेस पाथ होता है और एक्सेस परमिशन होते हैं वो प्रोवाइड करता है, जिसे यूजर ऑथराइज तरीके से फाइल्स को रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, फाइल नेमिंग की एक ये देखता है ना। फाइल नेमिंग बेसिकली क्या है, फाइल और डायरेक्टरी को यूनिक नेम असाइन करता है। ठीक है, जो यूनिक नेम होता है वो असाइन करता है। ऑब्वियसली अगर तुम कहीं भी, अगर विंडोज में भी जाओगे कहीं पे एक ही फाइल का नाम दो फाइल पे सेव करोगे, है ना, तो वो नहीं होगा। वो कहेगा कि या तो इस फाइल को रिप्लेस कर दो या फिर नाम चेंज कर दो। तो ये चीज फाइल नेमिंग की आती है। फाइल मैनिपुलेशन की आती है, फाइल को क्रिएट, डिलीट, रीनेम, कॉपी, मूव ये सब प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली तुम डेली लाइफ में यूज करते हो। और फाइल मेटा डेटा, मेटा डेटा क्या है, मेटा डेटा जैसे साइज, टाइम स्टैम्प क्या है, मतलब फोटो कब खींची थी या फिर फाइल कब बनी थी, परमिशन क्या है, उसकी ओनर कौन है, लोकेशन क्या है, ये सब मेटा डेटा होता है। ये बेसिकली तुम जब फाइल की प्रॉपर्टीज में जाते हो तब तुम्हें दिखाई देती है ना। नेक्स्ट चीज जो है वो यहाँ पे आती है फाइल की सिक्योरिटी के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख दे देता हूँ फाइल सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी क्या है, एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर शामिल होता है, सिस्टम जिससे कि सिस्टम, डेटा और रिसोर्सेज सिक्योर रहते हैं। ठीक है, साफ सीधी बात है। उसके अलावा अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा ब्रीचेस और मालिशियस एक्टिविटी से बचना होता है। ये सिक्योरिटी, हमारा फाइल सिक्योरिटी काम करता है। अभी इसके कुछ जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल करता है कि किसको एक्सेस मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, जिससे कि ऑथराइज जो लोग हैं वो उन्हें ही एक्सेस मिले। ये नहीं है कि एक कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉयज को एक्सेस है लेकिन सारे एम्प्लॉयज को वो दिख रहा है। ये भी कभी कभार थोड़ा एक सिक्योरिटी और ब्रीच हो जाता है। नेक्स्ट, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन क्या करता है, यूजर को वेरीफाई करता है ताकि वो ऑथराइज्ड एक्सेस पाए। ठीक है, ऑथराइजेशन क्या करता है कि किस लेवल तक एक्सेस मिल सकता है। ऑथराइजेशन का मतलब है कि सपोज कि किस लेवल तक एक्सेस का मतलब है, मान लो एक फाइल बनी है जो कि केवल सीईओ के लिए रीड करने के लिए, है ना। अभी उसको उसी कंपनी के अंदर मान लो किसी नॉर्मल जूनियर ने रीड कर लिया, तो वो भी एक तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट है। तो जिस जिस इंसान के लिए वो फाइल बनी है केवल उसी तक पहुंचे, ऑथराइजेशन बेसिकली ये है ना। डेटा एन्क्रिप्शन रहना चाहिए, जो कि डेटा जैसे ही ट्रांसफर हो तो वो इनक्रिप्टेड रहना चाहिए। उसका जो अनऑथराइज एक्सेस है वो किसी को ना मिलना चाहिए, है ना। फायरवॉल इंट्रूजन डिटेक्शन है। ये फायरवॉल और आईडीएस जो होता है ये शामिल होता है, जिससे मालिशियस नेटवर्क एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं और उसे हटाते हैं। तो फाइल सिक्योरिटी, सिस्टम एंड सिक्योरिटी के बारे में ये था। अभी नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो है फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। ये क्या होता है कि अभी जो हमने ऊपर पूरा ये फाइल सिस्टम तुम्हारा पढ़ा,
है ना, ये हमने पढ़ तो लिया बहुत आसान है, बट इसको इम्प्लीमेंट करते समय बहुत सारे इश्यूज आते हैं। वो इश्यूज क्या होता है, बेसिकली डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करना क्रूशियल होता है, ठीक है। फाइल सिस्टम में डेटा करप्शन, एक्सीडेंटल डिलीशन और हार्डवेयर फेल्चर से बचाने के लिए मैकेनिज्म होनी चाहिए। इन सबसे बचाने के लिए मैकेनिज्म होनी चाहिए, डेटा इंटेग्रिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट इज डिस्क स्पेस मैनेजमेंट। डिस्क जो स्पेस होता है, सपोज कि अगर तुम्हारी 500 जीबी की हार्ड डिस्क है, तो फिर उसको जो उसमें जो स्पेस है वो एफिशिएंटली मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, डिस्क स्पेस वेस्टेज और ओवर एलोकेशन की प्रॉब्लम जो है वो हैंडल करता है। अभी जैसे मैं ही तुम्हें दिखाऊं तो यहाँ पे जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो यहाँ तुम देख सकते हो, डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स, क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। तो ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज होती है। अभी फाइल नेमिंग क्या है, जो हमने पहले ही पढ़ा कि यूनिक फाइल को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक फाइल नेम बनाया जाता है। नेक्स्ट इज फाइल एक्सेस कंट्रोल। ये क्या है, अनऑथराइज यूजर्स को एक्सेस ना कर सके, ठीक है, ऐसा एक कंट्रोल बनाया जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्करेंसी कंट्रोल। ये क्या है, साइमल्टेनियसली एक्सेस को मैनेज करना चैलेंजिंग होता है। मतलब बहुत सारे यूजर एक साथ ही फाइल को मैनेज कर रहे हैं, तो वो चीज मुश्किल होती है। इस केस में डेटा करप्शन और कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कॉन्करेंसी कंट्रोल मेथड्स लगाए जाते हैं, ठीक है। कॉन्करेंसी का मतलब होता है एक साथ ज्यादातर, है ना। नेक्स्ट बात करें तो सिक्योरिटी की। डेटा इंक्रिप्शन, एक्सेस परमिशन और यूजर ऑथेंटिकेशन की सुविधा प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है। ये फाइल सिस्टम सिक्योरिटी में होता है। नेक्स्ट इज एरर हैंडलिंग। कोई भी फाइल में एरर आ जाए उसको हैंडल करना। और अगला है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है ताकि डेटा लॉस और करप्शन से बचा जा सके, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम, रेट पे। वीडियो कैसी लग रही होगी नीचे मेरे को कमेंट करके बताना। तो अभी बात करते हैं रेड की। तो यहाँ पे रेड की जो फुल फॉर्म होती है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ठीक है। रेड एक बेसिकली ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि काफी बड़ी बड़ी कंपनी लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, है ना, मेटा, Amazon, ये इन टाइप की कंपनी जो है, फैंग जो तुम्हारी कंपनीज है, जो जैसे कि गूगल हो गई, है ना, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, PwC हो गई, ये सब कंपनियां यूज करती है। ये बेसिकली होता क्या है, अभी देखो Amazon जैसी कंपनी है, ठीक है। Amazon के हेडक्वार्टर है अमेरिका में, ठीक है। अभी क्या सीन है कि इंडिया का जो डेटा है वो अमेरिका में स्टोर होगा, वो ठीक है, कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा मान लो कोई ऐसी चीज हो गई कि अमेरिका के जो अमेजोन के सर्वर है उनमें लग गई आग, ठीक है। तो क्या अमेजोन काम करना बंद कर जाएगा? क्या अमेजोन में से सारा डेटा उड़ जाएगा? नहीं। अमेजोन क्या करेगा, अपना ये जो उसका मेन सर्वर है, इसका एक काफी सारे एक बहुत सारे सर्वर अलग अलग जगह बना के रखेगा। जैसे कि इंडिया में एक सर्वर बना दिया, है ना, और भी जगहों पे काफी सारे सर्वर बना दिए। उससे क्या होता है कि मान लो एक जगह से डेटा उड़ भी गया, तो भी दूसरी जगह से इजीली रिट्रीव हो जाए, एंड वो जो डेटा है उनका वो लॉस ना हो, है ना। तो रेड, ये बेसिकली रेड से इम्प्लीमेंट होता है। अभी हम लोग बात करते हैं, तो ये एक स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जिसमें मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स को एक साथ ऑर्गेनाइज और मैनेज किया जाता है, ताकि जो डेटा स्टोरेज होता है, रिडंडेंसी होती है और परफॉर्मेंस होती है, उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसका जो मेन गोल है वो डेटा लॉस को बचाना, है ना, डेटा एक्सेस को स्प्रेड को बढ़ाना बढ़ाना और ओवरऑल डेटा स्टोरेज को ऑप्टिमाइज करना होता है, ठीक है। अभी कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक लेवल या नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे सिलेबस में जो है वो मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ। बाकी ये वाला जो टॉपिक है ये तुम गेट्स मेथड से बहुत आसानी से समझ सकते हो, तो एक बार उनसे भी समझ लेना। मैं तुम्हें एक हल्का सा रिकैप दे देता हूँ। रेड जीरो क्या होता है, इसमें जो मल्टीपल ड्राइव में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो डेटा होता है वो मल्टीपल ड्राइव्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि रीड एंड राइट स्पीड इंप्रूव हो। अभी जैसे एक डेटा यहाँ रखा है, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको मल्टीपल ड्राइव्स में रख देगा, ठीक है। मान लो तुम्हारा कोई डेटा लोकल डिस्क डी में पड़ा है, तुम उस डेटा को उठाओ, उसके पार्ट करो एंड लोकल डिस्क EF में डालो। तो ये बेसिकली रेड जीरो इस तरीके से काम करता है। इससे क्या होता है, रीड और राइट स्पीड इंप्रूव हो जाती है। लेकिन अगर इसमें क्या है, ड्राइव फेल हो जाए तो हमारा डेटा जो है वो लॉस हो जाता है ना। रेड वन, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली सिंपल सी बात है, डेटा को मिरर कर देते हैं। मिरर का मतलब डेटा को एग्जैक्ट कॉपी कर देते हैं दूसरी हार्ड डिस्क पे। जैसे कि ये हमारा मेन डेटा है, ठीक है। अब इस मेन डेटा को हमने क्या किया, एक दूसरी हार्ड डिस्क पे कॉपी कर दिया। अब क्या हुआ, सेम डेटा है दोनों में, इसमें भी डी पड़ा है, इसमें भी डी पड़ा है। मान लो किसी कारण ये वाला जो सर्वर है ये हमारा काम करना बंद कर गया, तो फिर भी हमारे पास डेटा का एक बैकअप है, हमारा डेटा जो है वो लॉस नहीं हुआ। तो रेड वन यहाँ पे काम आता है। ये क्या होता है, ओरिजिनल डेटा और दूसरी ड्राइव पे एग्जैक्ट कॉपी होती है। इससे क्या डेटा रिडंडेंसी जो है वो प्रोवाइड होती है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी का हाफ पार्ट यूज होता है, ठीक है। अभी बात करते हैं रेड 5 की। तो ये क्या होता है, डेटा की स्ट्रिपिंग और पेरिटी ब्लॉक्स को कंबाइन करके कॉम्बिनेशन में स्टोर करता है। यहाँ पे क्या होता है, रीड राइट जो है स्पीड वो इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन अगर एक ड्राइव फेल होती है तो फिर डेटा रिकवरी पॉसिबल नहीं होती।
नहीं, डेटा रिकवरी पॉसिबल होती है, ठीक है, अगर एक ड्राइव फेल हो गई तो भी, इसका ये एडवांटेज है। नेक्स्ट बात करें रेड 1 0 या फिर रेड 1+0 कह सकते हो। ये रेड 1 और 0 का जो है कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है, जहां पर डेटा को मिरर में स्टोर करना होता है लेकिन स्ट्रिप्ड वे में, ठीक है, इसमें डेटा रिडंडेंसी और इम्प्रूव परफॉर्मेंस दोनों मिलते हैं। तो आई होप तुम ये समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं डिस्क स्टोरेज एंड शेड्यूलिंग की। ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल है बट मैं तुम्हें इसे समझा देता हूँ। अब ये क्या है, डिस्क स्टोरेज का मतलब क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम्स में, जहां पर डेटा लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए सेव होता है, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा हार्ड डिस्क हो गया, सीडी ड्राइव हो गई, इन सब में जो डेटा स्टोर होता है उसे हम बेसिकली डिस्क स्टोरेज के अंदर डालते हैं। इसका जो मेन पर्पज होता है वो फ्यूचर में एक्सेस और रिट्रीवल किया जा सके डेटा को, ये इसका मेन पर्पज होता है ना। अभी हम लोग बात करते हैं कि डिस्क स्टोरेज के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट है। इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो यहाँ पे एक हमारे पास ये डिस्क है ना। अ, अभी तुम देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये जो होता है तुम्हारा, ये जो डिस्क है ये बेसिकली इसे हम कहते हैं प्लेटर, ठीक है। ये एक यहाँ पे सिलेंडर होता है, तुम इसे देख सकते हो, ये एक सिलेंडर होता है जो कि इन सर्कल्स को कनेक्ट करता है, इनको भी पढ़ेंगे। देन यहाँ पे जो डिस्क में ऐसे तुम देख सकते हो, ऐसे कई सारे सेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर डेटा पड़ा होता है। इन्हें एक छोटे से ब्लॉक को सेक्टर कहते हैं। ये जो पूरा होता है इसे ट्रैक कहते हैं। एंड ये जो डिस्क जिस पे होती है उनको कहते हैं स्पिंडल, है ना। ये तुम समझ गए होगे, ये आर्म से कनेक्टेड रहता है, ये रीड राइट हेड है। तो ये सब बेसिकली अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। प्लेटर क्या होता है, प्लेटर एक डिस्क स्टोरेज का फिजिकल कंपोनेंट होता है जिससे एक सीरीज ऑफ फ्लैट सर्कुलर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम देख ही रहे हो प्लेटर क्या है, यहाँ पे बेसिकली एक डिस्क टाइप की है ना। फ्लैट सर्कुलर प्लेट होता है, सरफेस साइड्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। सेक्टर क्या होता है, हमने देखा था यहाँ सेक्टर, ये चीज सेक्टर होती है। इसमें क्या होता है, इसमें डेटा, इन्हें सेक्टर्स कहते हैं। हर सेक्टर का फिक्स साइज होता है एंड इसमें डेटा स्टोर होता है, ठीक है। सिलेंडर क्या होता है, हर प्लेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रैक को सिलेंडर कहते हैं, है ना, यानी एक सिलेंडर मल्टीपल प्लेटर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रैक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हेड क्या होता है, हर प्लेटर सरफेस के लिए एक रीड राइट हेड, जो हमने ये देखा था, ये चीज रीड राइट हेड, ये पिन होती है जो डेटा को रीड और राइट करती है। देन नेक्स्ट हमारा होता है ट्रैक। ट्रैक जिसमें एक प्लैटर सरफेस को मल्टीपल कंसेंट्रिक सर्कल में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें ट्रैक्स कहते हैं। ये ट्रैक डेटा स्टोरेज के लिए यूज होते हैं। तो आई होप तुम समझ गए होगे यहाँ पे डिस्क स्टोरेज। एंड ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क शेड्यूलिंग की। तो ये क्या होता है, जब मल्टीपल रिक्वेस्ट करे कॉन्करेंटली प्रोसेस हो रहे होते हैं तो इसको मेंटेन करता है ना। डिस्क शेड्यूलिंग का मेन गोल है डिस्क एक्सेस टाइम को मिनिमाइज करना, मतलब डिस्क को एक्सेस कम टाइम में मिनिमाइज करा जा सके और सिस्टम की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करा जा सके, है ना। अभी हम लोग बात करते हैं डिस्क, इसकी जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये तुमने पहले भी पढ़ा होगा, जो एक जो प्रोसेस पहले आएगा उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, नो मैटर व्हाट इज उसकी प्रायोरिटी क्या है या फिर उसका लेंथ क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कुछ मैटर नहीं करेगा। बस जो मैटर करेगा वो पहले कौन आया, ठीक है। नेक्स्ट इज शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट क्या होता है, इसमें जो है जिस प्रोग्राम का सबसे ज्यादा सीक टाइम होता है उसको लास्ट में किया जाता है, जिसका सबसे कम सीक टाइम होता है उसको पहले किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारी वो होती है स्कैन। स्कैन में क्या होता है, एक डायरेक्शन में मूव करते हुए रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है जब तक एंड तक ना पहुंच जाए, फिर वापस आकर प्रोसेस करता है। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा एक प्लेटर है, ठीक है, इस पे यहाँ पे कुछ तुम्हारे जो है प्रोग्राम्स पड़े। तो हमारा जो है एक पिन कैसे जाएगी, यहाँ से जाएगी, इसको प्रोसेस कर रही है ना, इसको प्रोसेस करेगी, इसको थोड़ा सा प्रोसेस करेगी, इसको करेगी, इसको करेगी, देन यहाँ एंड पहुंच जाएगी, फिर यहाँ वापस आएगी, फिर ये जितना बचा था उसको करेगी, फिर ये जितना बचा था, इस टाइप से स्कैन काम करेगी। अभी हमारा सी स्कैन क्या करेगी, सी स्कैन भी यही सेम काम करेगी, बट इसमें डिफरेंस क्या होगा, मान लो ये 3 प्रोग्राम थे, यहाँ से गया, इसको थोड़ा सा कर दिया, इसको थोड़ा सा कर दिया, इसको थोड़ा सा कर दिया, अभी यहाँ पे एंड पहुंच गया। अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से इसको प्रोसेस नहीं करेगा, पूरा एंड तक जाएगा, फिर यहाँ दोबारा घूम के आके इसे प्रोसेस करेगा, इसे प्रोसेस करेगा। इस टाइप से हमारा सी स्कैन काम करता है। तो ये बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में आकर पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करता है। नेक्स्ट इज हमारा लुक। लुक में क्या होता है, रिक्वेस्ट को डायरेक्शन में मूव करता है, हुए प्रोसेस करता है और लास्ट रिक्वेस्ट तक पहुंचने के बाद वापस स्टार्ट पॉइंट की तरफ आता है, ठीक है। सी लुक में क्या होता है, फिर वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में आकर स्टार्ट पॉइंट के पास आता है, ठीक है। ये डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्क एक्सेस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए और सिस्टम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए काम आती है। जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है आईओ डिवाइसेस, आईओ सब डिवाइसेस एंड बफरिंग का।
तो आईओ डिवाइसेस तो मैं पता है यार, इनपुट आउटपुट डिवाइस सिस्टम के क्या है, ये बेसिकली एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच एक कम्युनिकेशन का ब्रिज होते हैं। इन डिवाइसेस की मदद से हम डेटा को सिस्टम में इनपुट कराते हैं एंड सिस्टम का इनपुट निकालते हैं, है ना। इनपुट सब डिवाइसेस क्या होता है, जैसे कि तुम्हारी हार्ड डिस्क होती है, प्रिंटर होते हैं, इनके हार्ड डिस्क के अंदर भी जो उसमें रीड राइट हेड होते हैं, डिस्क कंट्रोलर होती है, मल्टीपल प्लेटर होते हैं। तो ये बेसिकली जो इसके अंदर के पार्ट है, इन्हें हम इनपुट आउटपुट सब डिवाइसेस कहेंगे। अभी बफरिंग क्या होता है, बफर एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है जहां से डेटा ट्रांसफर किया जाता है। आईओ बफरिंग, इनपुट आउटपुट बफरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को एफिशिएंटली तरीके से मैनेज किया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका जो पर्पस होता है, डेटा ट्रांसफर स्पीड को बैलेंस करना होता है। क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है, जैसे हमारा तुम्हारा इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए तुम कह सकते हो एज अ तुम्हारी हार्ड डिस्क हो गई या फिर कोई भी चीज है, उसकी स्पीड जो है वो सीपीयू से काफी कम होती है, डिफरेंस होता है। तो जब तक मान लो हमारी हार्ड डिस्क बिजी नहीं है, सीपीयू ने रिक्वेस्ट प्रोसेस करके रख दी, अभी क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो बफर में स्टोर हो जाएगा एंड जैसे ही हार्ड डिस्क फ्री होगी उसे बफर में से निकाल लेगी। इसीलिए ये एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है ना। बफरिंग का इस्तेमाल हम डेटा को टेम्परेली स्टोर करने के लिए करते हैं एंड जब तक वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से प्रोसेस होता है वहां से आता है ना। इस डेटा ट्रांसफर इंटरप्शंस और इनकंसिस्टेंसीज से बचाया जा सकता है। बफरिंग अलग अलग टाइप से होता है ना। जैसे ये, जैसे छोड़ो यहाँ तक, बफरिंग तक तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा इतना लिखाओगे तो। ठीक है, तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही यार। कैसी लगी वीडियो मेरे को बताना, मेरे को नहीं पता है कितनी लंबी बनी है। ओके, 16 मिनट्स के तो डिसेंट इसका जो है टाइम है वीडियो का, तो अब इसे और लंबा नहीं करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम सब्सक्राइब करोगे तो। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हो, अच्छा लगेगा मुझे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड मेरे टाइम के हिसाब से गुड नाइट।